जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो कैसे हैं दोस्त, चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सेशन का, जहां पर देख सकते हैं आज हम अपने चतुर्भुज चैप्टर यानी 8.2 प्रश्नावली के लास्ट 2 प्रश्नों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इसी के साथ आज हमारा यह चतुर्भुज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे दोस्त 9th चैप्टर। चलिए आइए चलते हैं, अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सेशन को शुरू होने से पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। हमारा है 6 प्रश्न। हम कर क्या रहे हैं दोस्त, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली, जिसमें हम 6 प्रश्न करने जा रहे हैं। जरा समझिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज, कोई भी एक चतुर्भुज है, उसके जो सम्मुख भुजाएं हैं, उनके जो मध्य बिंदु हैं, उनको आप जो मिला रहे हैं, तो जो रेखाखंड बनेगा वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करेगी। सम द्वि, द्वि मतलब दो, असम मतलब बराबर, मतलब 2 बराबर भागों में बांटेगी। आइए जरा चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्या कह रहा है बोल रहा है कि कोई एक चतुर्भुज है, तो हम एक चतुर्भुज बना लेंगे। मान लेते हैं ये हो गया ए, बी, सी और डी। यह एक चतुर्भुज है। बोल रहा है कि इनके जो मध्य सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो मान लेते हैं यह और यह क्या सम्मुख भुजा है, तो इसका यह मध्य बिंदु है, इसका भी यह मध्य बिंदु है। उसी प्रकार यह दोनों सम्मुख रेखाएं हैं, असम्मुख रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, तो इसका और इसका यह मध्य बिंदु है। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू नाम देते हैं, इसको आर नाम दे देते हैं और इसको एस नाम दे देते हैं। हमको यह सिद्ध करना है कि जब इनके सम्मुख भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं, उनको जब आप मिला रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए इसे हम मिलाते हैं, इसे भी मिलाते हैं। जब आप मिला दिए हैं इनको, तो यह दोनों रेखाखंड एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही हैं। मान लेते हैं यह पॉइंट जहां कट रहा है, यह ओ पॉइंट है। क्या है? ओ पॉइंट है। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया क्या हुआ है हमारे प्रश्न में, दिया हुआ है ए बी सी डी, क्या है? एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है। ध्यान से समझिएगा, एक चतुर्भुज है, ना कि समांतर चतुर्भुज है, ना कि समलंब है, ना कि आयत है। ये सब चीज़ें नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि चतुर्भुज है, मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई एक क्या होगी, एक आकृति होगी। चतुर्भुज की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिंपल यही होता है कि उसके 4 भुजाएं होते हैं और आपस से घिरी हुई एक आकृति होती है। एबीसीडी क्या एक चतुर्भुज है और इनके मध्य बिंदुओं को सम्मुख भुजा के, और क्या है दिया है दोस्त, बोला है कि सम्मुख भुजा के मध्य बिंदुओं को क्या किया गया है, मिलाया गया है। एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया है और सम्मुख भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं उनको क्या किया गया है, मिलाया गया है। मिलाया गया है, क्या किया गया है दोस्त, उनको ज्वाइन किया गया है। चलिए आइए समझिएगा। अब आइए दर्शाना क्या है, दर्शाइए। ये चीज़ सिर्फ दिया हुआ है, दर्शाइए। दर्शाइए में क्या है, दर्शाना ये है कि इनके जो रेखाखंड मिले हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि जो रेखा बना है, यानी जो रेखाखंड है, रेखाखंड क्या नाम देंगे, पी आर, एवं क्या नाम देंगे, एस क्यू, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित करने का मतलब जरा समझिएगा दोस्त। समद्विभाजित होने का मतलब जरा समझिएगा
क्या यह एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो क्या हम जो हमारा यह ओ बिंदु है तो क्या हम एस ओ बराबर ओ क्यू या फिर ओ आर बराबर ओ पी अगर हम यह दिखा देते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि यह जो दो रेखाखंड बने हुए हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि यह जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस बिंदु से यह बराबर लेंथ के एक दूसरे को बांट रहे हैं। यानी कि हमको क्या साबित करना है, प्रश्न क्या है एक बार ध्यान से समझेंगे। प्रश्न ये है कि एक चतुर्भुज है, उनके मध्य बिंदुओं को जो सम्मुख भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो रेखाखंड बन रहे हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यही रेखाखंड है, एक दूसरे को समद्विभाजित करने का मतलब ये इसके बराबर और यह इसके बराबर, यही हमको सिद्ध करना है। यही हमको क्या करना है, यही हमको सिद्ध करना है। आइए जरा ध्यान से समझिएगा। अब ये जो चार बिंदु हैं इनको सम्मुख भुजाओं को मिलाए हैं, अब जरा इनको हम एक लय में मिलाते हैं। इस प्रकार क्यों मिला रहे हैं सर, बात समझ में आएगा दोस्त, जरा समझिएगा। जब हम इनको इन चारों बिंदुओं को एक साथ जब मिलाते हैं तो एक नया चतुर्भुज बनता है जिसको हम पी क्यू आर एस कह रहे हैं। क्या है, चार बिंदुओं को क्या लिखेंगे दोस्त, ए बी सी डी के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने पर पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। हमने क्या किया, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया आपस में, जब मिलाया तो देखा कि एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, यह पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस क्या है, एक चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज के यह जो पी आर है और एस क्यू है यह क्या है, विकर्ण है। जरा गौर से देखिएगा, इस चतुर्भुज के यह एस क्यू और पी आर क्या है, विकर्ण है। और जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से सोचने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्त। इससे पहले आपने बहुत सारे आकृतियों के बारे में पढ़ा है, तो आप जरा गौर से जरा अपने मस्तिष्क पर ध्यान से जोर डालिएगा कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बात को पकड़िएगा, समझिएगा बात को। हमने सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाया, प्रश्न के अनुसार उनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया, उनके मध्य सम्मुख भुजाओं को भी मिला दिया है, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया, फिर इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया है। जब मिलाएं तो हमने देखा कि एक चतुर्भुज बन रहा है, एक चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज के यह एस क्यू और पी आर क्या है, एक विकर्ण है। अब जरा ध्यान से सोचिएगा कि ऐसा कौन सी आकृति है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या आपके पास उत्तर है? उत्तर है तो बेहतर दोस्त, नहीं है तो जरा सुनिए। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। इसके विकर्ण है एस क्यू और पी आर। अगर हम पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है उसे हम अगर समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं, क्या सिद्ध कर देते हैं, समांतर चतुर्भुज। अगर इसे हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बात को समझ रहे हैं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये बात आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं प्रमेय में या प्रश्नों में जैसे भी। इसका मतलब सर, इसका मतलब यह कि आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा, तथ्यों को याद रखना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टियों को याद रखना पड़ेगा, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो या कोई भी आकृति हो जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, उसके सभी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्त। हमने पी क्यू आर एस को क्यों ज्वाइन किया, मेन रीजन यह था, पी क्यू आर एस को इसलिए हमने ज्वाइन किया क्योंकि यह विकर्ण बनकर निकलेंगे। जब विकर्ण बनकर निकलेंगे तब पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, उससे हम किसी भी तरह हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने वाले हैं। और जैसे ही समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस को सिद्ध कर दिए तैसे ही क्या लिख देंगे, इसलिए
समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए एस ओ बराबर ओ क्यू हो जाएगा, ओ पी बराबर ओ आर हो जाएगा, और हमको जो चाहिए वो हमको मिल जाएगा। चलिए पी क्यू आर एस को सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा अब जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त, पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने से पहले हमको ए सी, ये चीज़ हम तो बहुत पहले ही क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये तो रिपीट है, आप कर ही लेंगे। देखिए जरा क्या करेंगे, पहले ए और सी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ए और सी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? मिलाएंगे इसलिए दोस्त क्योंकि हम अब ट्रायंगल लेने वाले हैं डी ए सी, जो हम पिछले कई प्रश्नों से करते आ रहे हैं। डी ए सी, ट्रायंगल डी ए सी में जरा ध्यान से देखिएगा, आर क्या है, मध्य बिंदु है। आर क्या है, मध्य बिंदु है किसका, सी डी का। उसी प्रकार जरा ध्यान से देखिएगा, एस क्या है, मध्य बिंदु है किसका, ए डी का। अब इन दो मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो बन रहा है एस आर, क्या हम लिख सकते हैं एस आर पैरेलल होगा ए सी के, और एस आर इक्वल होगा हाफ ए सी के। रीजन क्या लिखेंगे सर, रीजन 8.9 प्रमेय या फिर मध्य बिंदु प्रमेय, या फिर मध्य बिंदु प्रमेय। ये आपका पहला, यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। मिटाया जाए, चलिए मिटाते हैं। चलिए ध्यान से रखिएगा, इससे भी हम सब मिटाने जा रहे हैं। इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, एस ओ, ओ क्यू, ओ आर, ओ पी के बराबर। चलिए ये देखिएगा, अभी हमारा निकल कर क्या आया, एस आर बराबर हाफ ए सी और एस आर पैरेलल आया ए सी के। ये फर्स्ट हमने दे दिया था। इसी प्रकार हम ट्रायंगल, अब जरा ट्रायंगल आप बी ए सी देखिए, बी ए सी में क्या पी मध्य बिंदु है, बिल्कुल मध्य बिंदु है सर। किसका मध्य बिंदु है, पी ए बी का। उसी प्रकार क्यू क्या है, मध्य बिंदु है किसका है, बी सी का। इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल ए सी, या फिर पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, हाफ ए सी के। क्यों होगा, प्रमेय 8.9 या मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। यहाँ तक कोई समस्या, इसे जल्दी से निकल कर करते जा रहे हैं दोस्त, क्योंकि ये सब चीज़ें हम बहुत पहले ही इन प्रश्नों में, प्रश्नावली में समझा चुके हैं बहुत पहले ही। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या हो जाएगा, अब पी क्यू एस सी के बराबर है, पैरेलल है, और एस आर भी एस सी के पैरेलल है, इसलिए एस आर पैरेलल पी क्यू और एस आर इक्वल पी क्यू। इसलिए पी क्यू आर एस एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा दोस्त, समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के एक युग्म भुजा आपस में बराबर हों या समांतर हों तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। चलिए अब पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज होगा। पी क्यू आर एस को हमने क्या कर दिया, समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे डबल डैश देकर, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। क्या करते हैं दोस्त,
एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसलिए अब इसका विकर्ण समद्विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, SO बराबर OQ OR बराबर OP। ये आपका प्रूफ हो गया। जब ये हो जाएगा तो फाइनल क्या लिख सकते हैं, SO OQ OR बराबर OP। जब ये हो गया तो लिख सकते हैं बराबर, क्या लिख सकते हैं कि, क्या लिख सकते हैं दोस्त, जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आप लिख सकते हैं कि वही अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मध्य सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने के पश्चात ये दोनों रेखाएं समद्विभाजित हैं। तो ये उतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधे क्या लिख देंगे कि RP एवं SQ एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही हैं। ये आपका हो गया 6 क्वेश्चन। ये हो गया दोस्त आपका 6 क्वेश्चन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये स्टेटमेंट लिख देने से और डायरेक्ट ये लिख देने से क्या हो जाएगा, क्या इसको हमको सिद्ध करना पड़ेगा? नहीं दोस्त, सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे, आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है इस बारे में कि हाँ PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो उसको यहाँ पर सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट यह स्टेटमेंट लिख कर कि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए SO बराबर OQ OR बराबर OP हो जाएगा। और फाइनल क्या लिख देंगे नीचे स्टेटमेंट कि RP एवं SQ एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही हैं, और यही हमको दिखाना था। चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और इस प्रश्नावली को समाप्त आज हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं। आइए जरा देखिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा 7 क्वेश्चन को पढ़िएगा, तब तक ले हम इंक डाल दे रहे हैं। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि ABCD एक क्या है, ABCD एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C क्या है, C क्या है दोस्त, समकोण है। बोल रहा है कि कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए। निम्नलिखित 3 प्रश्न हैं। आइए चलिए चलते हैं, मिटाते हैं। चलिए ये देखिए, बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है। 7वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिसमें C क्या है, 90 डिग्री है। तो C पर हम क्या बना लेंगे, 90 डिग्री। थोड़ा और बड़ा बनाया जाए ताकि आपको दिख सके। चलिए C हमने बना दिया 90 डिग्री, A और B। C क्या हो गया, 90 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कि AB के मध्य बिंदु M से होकर, AB का मान लेते हैं यह मध्य बिंदु है, इसे नाम देते हैं M, से होकर BC, जो BC रेखा है के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद, अब AC पर कहाँ, D पर प्रतिच्छेद करती है। तो चलो एक रेखा बना देते हैं और ये इसे नाम देते हैं D पर प्रतिच्छेद करती है, और MD क्या हो जाएगा, BC के समांतर हो जाएगा। तो नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले लिख लेंगे, दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल का चिन्ह, ये ट्रायंगल का चिन्ह, राइट एंगल ट्रायंगल है। और बनाने के अनुसार जो DM है वह पैरेलल है BC के, और M क्या है, मध्य बिंदु है। M मध्य बिंदु है किसका, AB का। किसका दोस्त, AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ये सब चीज़ें दिया हुआ है। चलिए आइए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न में बोल रहा है
कि डी भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, यानी कि जो डी होगा यह मध्य बिंदु होगा किसका, AC का। ये आप बताइए। अब जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त। चलिए आइए पहले प्रश्न को देखते हैं, समझिएगा। अब बोल रहा है कि डी मध्य बिंदु होगा AC का, ये आप दिखाइए। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, प्रमेय 8.10 या मध्य बिंदु प्रमेय के उल्टा के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय उल्टा जो हम पढ़ रहे थे 8.10 जो था, उसमें सिंपल यही कहा था किसी भी त्रिभुज के एक मध्य बिंदु, किसी भी त्रिभुज का एक भुजा का मध्य बिंदु और दूसरे जब उसको बढ़ाया जाता है तो दूसरे भुजा पर कट करती है किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए वो डी पॉइंट पर कट कर रही है और तीसरी भुजा के समांतर है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो वही क्या कहेंगे, प्रमेय प्रमेय या मध्य बिंदु प्रमेय के उल्टा के अनुसार क्या हो जाएगा, डी मध्य बिंदु हो जाएगा किसका, AC का। अब ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन जो वहाँ पर प्रोसेस किए थे वो सब करने नहीं जाएंगे, सिंपल यही लिखेंगे कि 8.10 प्रमेय के अनुसार या मध्य बिंदु प्रमेय के उल्टा के अनुसार। आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु जब आगे बढ़ाया जाता है तो दूसरी रेखा पर प्रतिच्छेद करता है किसी बिंदु पर, और वह रेखाखंड तीसरी रेखा के समांतर होती है, तो अपने आप जो प्रतिच्छेद बिंदु है वह मध्य बिंदु हो जाता है उस रेखा का। आप ये लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, और नहीं ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि 8.1 के अनुसार डी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, तो भी कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए चलते हैं, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिर से बोल रहे हैं सत्यापित नहीं करने के लिए बैठेंगे कि हाँ वहाँ पर जिसे सत्यापित किए थे कंस्ट्रक्शन कर दिखाएं, वो सब नहीं करने बैठेंगे, बस नाम लिखेंगे प्रमेय का और स्टेटमेंट लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आइए दूसरा प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि MD हो, जो MD है वो AC के परपेंडिकुलर होगा। आइए जरा ध्यान से समझिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अब जैसे देखिए MD, यह जो MD है किस पर परपेंडिकुलर की बात कर रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, MD AC पर। दूसरा प्रश्न करना है कि MD जो होगा AC पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। MD है और यह AC है, इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर कैसे होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने अभी देखा था, क्या देखा था कि MD क्या है, पैरेलल है BC के या CB के, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। देखिएगा MD क्या है, पैरेलल है BC के, और ये चीज़ आपके प्रश्न में क्या है, दिया हुआ है, क्या है, प्रश्न में दिया हुआ है। जब यह पैरेलल है तो क्या हम लिख सकते हैं, एंगल MDC प्लस एंगल DCB बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्या यह एंगल और यह एंगल आपस में 180 डिग्री के बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे सर। क्यों, क्यों होगा दोस्त, क्योंकि एक कहीं और के अंतःकोण है, एक कहीं और के क्या है, अंतःकोण है, और एक कहीं और के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि MDC इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है, तो MDC और DCB यानी यह जो एंगल है यह कितना है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री, और यह बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल DCB बराबर 90 डिग्री या एंगल C बराबर 90 डिग्री, और ये आपके प्रश्न में क्या है, दिया है, आपके प्रश्न में क्या है, दिया हुआ है। अब फाइनल क्या निकल कर आ जाएगा, एंगल MDC बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जो यह एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और हमको यही सिद्ध करना है कि यह कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसलिए जब यह 90 डिग्री हो जाएगा तो लिख देंगे, इसलिए MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD क्या हो जाएगा, AC के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होने का मतलब जब यहाँ से रेखा खींचा गया तो इस पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वही इसलिए फाइनल क्या लिख देंगे, MD परपेंडिकुलर टू AC। चलिए आइए चला जाए, बढ़ा जाए।
चलिए आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। आइए देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। प्रश्न नंबर तीसरा, लास्ट का लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि सी एम और एम ए होगा हाफ ए बी के, यह आपको दिखाना है। चलिए आइए जरा ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि सी एम कहाँ है, सी एम, और एम ए कहाँ है, एम ए। ये चीज़ है हमारा, एक बार देखते हैं फिर से कहाँ है, सी एम और एम ए। चलिए ये देखिएगा, बोल रहा है कि सी एम और एम ए बी का क्या होगा, हाफ होगा। अब जरा समझिएगा दोस्त, एम क्या है, एम क्या है, एम मध्य बिंदु है। एम क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु किसका, ए बी का। क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब ए बी का मध्य बिंदु है तो ए एम बराबर क्या होगा, बी एम, यही तो होगा। और ए एम प्लस बी एम बराबर क्या होगा, ए बी होगा। और ए एम बी एम के बराबर है और हमको ए एम के रूप में या एम ए के रूप में निकालना है, तो क्या हम बी एम की जगह ए एम या एम ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको ए एम प्लस बी एम की जगह ए एम बराबर ए बी, यह दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2 ए एम ए बी। अब ये मत सोचिएगा कि सर ए एम है यहाँ पर एम है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, एम ए भी लिख सकते हैं और ये ए बी हो जाएगा। और फाइनल क्या निकल कर आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो एम ए और ये हो जाएगा हाफ ए बी। और यही हमको अभी एक निकालना है, एम ए बराबर हाफ ए बी। हमने क्या निकाला, एम ए बराबर हाफ ए बी। एम ए बराबर हमने क्या निकाला अभी, हाफ ए बी। चलिए चला जाए, अभी हमने क्या निकाला, एम ए बराबर हाफ ए बी ये हमारा निकल गया। अब हमको सी एम को हाफ ए बी या सी एम को एम ए के बराबर भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। अब जरा सी एम को मिलाइए, जरा ध्यान से समझिएगा। मिलाया हमने, अब जरा समझिएगा, सी एम को ए एम के बराबर अगर हम कर देते हैं, जरा ध्यान समझिएगा, अगर हम सी एम को किसी भी तरह एम ए के बराबर कर देते हैं तो अपने आप सी एम बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए बी। क्यों, क्योंकि एम ए बराबर कितना है, हाफ ए बी है। यानी कि हमारा मेन मुद्दा क्या करना है, सी एम को एम ए या ए एम के बराबर करना है। बिल्कुल, चलिए आइए चलते हैं, करते हैं। आइए चलिए देखिएगा, हमारा मेन मुद्दा अब क्या है दोस्त, हमारा मेन मुद्दा यह है कि अब सी एम को एम ए के करना बराबर। क्यों, यह क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास एम ए बराबर हाफ ए बी उपलब्ध है पहले से और हमने यह चीज़ कर दिया है। अब यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है और इन दोनों त्रिभुजों का किसी एक रेखा को आपस में बराबर करना है या फिर किसी एक कोण को बराबर करना रहता, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम। क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम। आइए देखते हैं जरा कौन कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए डी एम को सर्वांगसम करना पड़ेगा, ए डी एम को सर्वांगसम करना पड़ेगा सी डी एम के साथ। क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमको इन दो त्रिभुजों के किसी इनके एक साइड को, अब इस साइड के
इस त्रिभुज के AM साइड को और इस त्रिभुज के CM साइड को आपस में बराबर करना है। और जब बराबर तभी आप कर सकते हैं जब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम। अब आइए सर्वांगसम करते हैं। क्या हम AD बराबर CD लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि D क्या है, मध्य बिंदु है किसका, AC का। क्या हम MD या DM या DM या MD बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हम एंगल ADM बराबर एंगल CDM जो कि 90 डिग्री है लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी उपर्युक्त किया है, उपर्युक्त दिखाया हमने, अभी तो ऊपर दिखाया कि यह एंगल 90 डिग्री होगा, तो यह पूरा 180, तो यह 90, तो यह 90 हो जाएगा। इस वजह से, इसलिए यस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADM सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल CDM के। और जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो CPCT के अनुसार, किसके अनुसार दो, CPCT के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, AM दिख रहा है, AM बराबर CM। और यही हमको क्या करना है, AM बराबर CM, यही तो हमको करना है, AM बराबर CM। इसलिए AM बराबर CM और CM AM बराबर हाफ AB, यही हमको फाइनल करना था, यही हो गया। चलिए, आशा करता हूँ आप अच्छे पूर्वक समझे होंगे इन सभी बातों को। चलिए यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे दोस्त अपने सोमवार को, जहाँ पर हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे। चलिए मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।